गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 161 है। यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर, तो इम्पोर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न। इसमें से कुछ प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं यूपी पीसीएस की परीक्षा में। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 161 तक पहुँच सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और यूट्यूब की एक सेटिंग होती है, उसमें जो है स्पीड तेज़ और कम करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो या तो इस टेस्ट को आप 1.5x या फिर 1.25x तक देखा कीजिए, ठीक है, ताकि समय कम लगे। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसको हम एग्ज़ाम तक प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ कवर हो जाएगा उसमें। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? अलग से प्रश्न बड़ा पूछा जाता है कि हुणों को किसने पराजित किया था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है, या कुछ और शासक का नाम दे दिया। तो स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था, यह प्राप्त होता है हमको भितरी स्तंभलेख से। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील है, उसमें जो है भितरी नामक स्थान से भितरी स्तंभलेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्रों और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। और हुणों का पहला भारतीय आक्रमण जो है गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हुए थे। रजत सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक निम्नलिखित में से कौन था? रजत सिक्कों को जारी करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था वो था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य, ठीक है, देवनाम, प्रियदर्शी, इन सभी नामों से जाना जाता है, देवर्षि। तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य था, जिन सिक्कों को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था, ठीक है। रजत सिक्के रूपक और सोने के सिक्के दिनार। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ईसा की तीसरी शताब्दी से हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। भारतीय व्यापारी अधिकारक निर्भर हो गए कहाँ? कहाँ की ओर अग्रसर हो गए थे वो? दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर। तो ईसा की तीसरी शताब्दी से जब हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, तो भारतीय जो है दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। कालिदास निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं स्टेट पीसीएस में, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि कौन किसका समकालीन, ठीक है। तो कालिदास ना तो समुद्रगुप्त के ना अशोक के, वो तो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन, ठीक है, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल के नवरत्नों में महान कवि थे, महाकवि। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्टयम नामक इन्होंने रचना भी है इनकी। तो आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टियम है। इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया और सबसे पहले ये खोज की कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेख या साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? वो किस अभिलेख से प्राप्त होता है? वो ऐरण अभिलेख से। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेख या साक्ष्य जो है ऐरण से प्राप्त हुआ है, और यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोगराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की, ऑप्शन नंबर ए। तो गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर जो है अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश तो गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया उनको, या फिर जो है वहाँ के माहौल में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका उत्तर गुप्त वंश है, ठीक है। गुप्त युग, गुप्त वंश, गुप्त काल। तो गुप्त काल को इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था?
उपज का आधा भाग यानी 50%, उपज का छठा भाग, उपज का 1/3 भाग या उपज का 1/4 1/4। देखिए हिंदू विधि द्वारा मान्य कर जो है वो था उपज का छठा भाग, ऑप्शन नंबर बी। तो हिंदू विधि द्वारा जो मान्य कर था वो उपज का छठा भाग था, बी है इसका आंसर। सीधे सीधे याद रखिएगा उसको बस। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। गुप्त काल में भू राजस्व की दर निम्नलिखित में से क्या थी? गुप्त काल में भू राजस्व की दर थी कितनी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का आधा भाग। तो गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें जो है अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में दे करना पड़ता था, जो सामान्यतः उपज का छठा भाग था। ठीक है, तो 10वें का उत्तर भी उपज का छठा भाग और 9वें का उत्तर भी उपज का छठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? अप्रहत होती थी बिना जोती हुई जंगली भूमि। तो वह भूमि जिसे जोता न गया हो उसे जो है अप्रहत भूमि कहा जाता था और यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। तीसरी शताब्दी में वारंगल निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध था? बताइए। तो देखिए तीसरी शताब्दी में वारंगल जो है वो प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु जो है प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था? किसने किया था हूण शासक मिहिरकुल को पराजित? यशोधर्मन ने। ठीक है, यशोधर्मन। तो मालवा नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिरकुल को बुरी तरह से जो है पराजित किया गया था। नंबर 14 पर आ जाइए। सांख्य दर्शन में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ये मैच वैच करने के लिए पूछ लेता। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? ठीक है, तो कौन है? कपिल मुनि है। ठीक है, न्याय के कौन है? योग के कौन है? पतंजलि, ये सब। तो सांख्य दर्शन जो है भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में परिगणित है और जो महर्षि कपिल हैं उनको सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य जो है वो माना जाता है। नंबर 15 पर आ जाइए। महाभाष्य के लेखक पतंजलि निम्नलिखित में से किसके समय के थे? पतंजलि थे इनमें से पुष्यमित्र शुंग के समय के। तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। न्याय दर्शन को प्रचारित निम्नलिखित में से किसने किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। ऑप्शन नंबर बी। तो न्याय दर्शन का प्रवर्तन जो है गौतम ने किया था, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। और न्याय का शाब्दिक अर्थ क्या है? तर्क या निर्णय। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। अपूर्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, मीमांसा से। ठीक है, मीमांसा के प्रणेता कौन हो गए? जैमिनी हो गए। तो देखिए अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। मीमांसा दर्शन में एक अदृश्य शक्ति की कल्पना की गई है जो कर्म और उसके परिणाम के बीच एक अलौकिक कड़ी है। मीमांसा दर्शन को अपूर्व कहता है। ठीक है, मीमांसा दर्शन को जो है अपूर्व कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन से नहीं था? पहले देख लेते हैं वेदांत दर्शन से कौन कौन संबंधित थे। शंकराचार्य थे, रामानुजन थे, माधव थे, अभिनव गुप्त नहीं थे। तो 20 का आंसर हो जाएगा। तो अभिनव गुप्त का संबंध जो है वेदांत दर्शन से नहीं है और यह दर्शन के क्षेत्र में तर्क शास्त्र से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित शासकों में से किसने जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था? हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन दुत्त ने। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा जो है वो नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी। इधर पुलकेशिन दुत्त क्या चाहता था? वो भी उत्तर की ओर अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था।
अब स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी कि दोनों के बीच जो है युद्ध होना तय था, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, नर्मदा नदी के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहाँ पर? कन्नौज प्रयाग, प्रयाग थानेश्वर, थानेश्वर बल्लभी, बल्लभी तथा प्रयाग। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहाँ पर? कन्नौज और प्रयाग में। ठीक है, कन्नौज में और प्रयाग में। यूपीपीसीएस में हिस्ट्री के भी अधिकतर वही प्रश्न उठाते हैं, उन्हीं की संभावना ज़्यादा रहती है जो जिनका इतिहास जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश के नगरों से, शहरों से, या जो जगह वर्तमान में यूपी में शामिल है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। और इसकी जो पेड सीरीज़ चल रही है उसमें फुल टेस्ट हैं, पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन के साथ, 150 प्रश्न एक टेस्ट में। ठीक है, प्राइमरी टारगेट उनका 15 था, लेकिन जैसे कि 12 जून को एग्ज़ाम है तो संख्या उनकी 20, 22, 25 तक हो सकती है। यानी एग्ज़ाम तक आप 3750 से लेकर 4000 तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओगे। तो जिनको भी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है मेरा, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। धन्यवाद। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। यूट्यूब के टेस्ट जरूर देखना, ये वाले जो डेली अपलोड होते हैं इनको मिस मत कीजिए। 2-2 बार इनका रिवीजन किया कीजिए। प्लेलिस्ट बना रखी है बैक टू बैक, स्पीड बढ़ा लेना।